हाँ ये सब कुछ ज़्यादा मजाक में लेते हैं हमको ना, 11th वाले हमको ज़्यादा मजाक में लेते हैं। देखो प्रोडक्ट पढ़ रहे थे ना, डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। अच्छा डॉट और क्रॉस एक साथ में कंप्लीट कर लिए थे ना, डिफरेंस नहीं था बेटे, उतना ही है वो। ठीक है, पहले मुंह वाला अंदर डाल लो, उसके बाद बात करो। चलो डॉट और क्रॉस तुमको हमेशा दिया रहेगा, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ए डॉट बी। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे लिख सकते हैं और बी का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को सिंपल ए भी लिख सकते हैं, इसी को सिंपल बी भी लिख सकते हैं। तो ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो आती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और क्रॉस में बात करें तो ए क्रॉस बी, इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस साइन थीटा। उसके बाद इसको तुम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, जहाँ पर ए और बी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर ए बी साइन थीटा। समझने की बात यह है कि जब तुम क्रॉस करोगे तो ये जो आता है ये क्रॉस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, ये असल में मैग्नीट्यूड की वैल्यू है क्रॉस की। यहाँ पे मॉड क्यों लगा है, यहाँ पे मॉड क्यों नहीं लगा है? तो इसलिए क्योंकि जब तुम डॉट करोगे तो डॉट करने के बाद जो आंसर में आता है वो एक मैग्नीट्यूड ही आता है। डॉट करने के बाद जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा, वो एक मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करने के टाइम पे जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाने का मतलब क्या होता है कि तुम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो जिनका क्रॉस किए हो। दो वेक्टर का क्रॉस हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ते थे ना कि अगर मान लो कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, इनका अगर क्रॉस करते हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो क्रॉस करने का मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल थीटा है, तो ए और बी का कोई प्लेन होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा जिसको तुम फाइंड आउट करते हो ए और बी का क्रॉस करके। अगर तुम ए क्रॉस बी करोगे तो राइट हैंड थंब रूल से वो वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर आएगा, अगर तुम बी से ए की तरफ जाओगे तो राइट हैंड थंब रूल से नीचे आएगा डायरेक्शन। क्रॉस करने पे जो नया वेक्टर आता है, अगर मान लो तुम क्रॉस कर रहे हो ए क्रॉस बी, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ए बी साइन थीटा नहीं आएगा, ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड आएगा। अगर तो कोई इसका आंसर जो होगा वो कोई ना कोई एक नया वेक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है? और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर तुम ये लिखते हो कि सर दो वेक्टर का क्रॉस कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कोई नया वेक्टर सी आएगा, ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो एक नया वेक्टर आता है, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो असल में एक स्केलर, एक नंबर, एक मैग्नीट्यूड आता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हो गया डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। जब तुम दो वेक्टर का क्रॉस करोगे तो उसका आंसर सी, एक नया वेक्टर सी आएगा, और जब तुम उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे वेक्टर सी का, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब ए क्रॉस बी, क्योंकि जो वेक्टर सी आया है वो ए क्रॉस बी करने से ही आया है। अब वेक्टर सी जो आया है वो ए क्रॉस बी करने से आया है, तो चाहे तुम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोलो, चाहे तुम नए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बोलो, बात एक ही है। और ये कैसे आता है? वेक्टर सी तो नया नया आया है, इसके बारे में तुमको कुछ पता नहीं है। अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी आई जे के फॉर्म में दिए रहेंगे तो आराम से क्रॉस हो जाएगा। हम बताएंगे कैसे क्रॉस होगा। तो आराम से क्रॉस करके जो नया वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। लेकिन अगर मान लो वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है,
इन दोनों के बीच का एंगल विंगल दे रखा है, तो तुम क्या करोगे, ए और बी के हेल्प से तुम वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, यही ये चीज लिखी हुई है, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा जो है ये मैग्नीट्यूड होता है ए का नहीं बी का नहीं, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। और ए क्रॉस बी क्या होता है तुमको पता है, ए क्रॉस बी करने से ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आता है, नया वेक्टर, जिसको हम सी बोले इस केस में। बात समझ में आ रही है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पे वेक्टर ए था, देयर वाज सम वेक्टर बी, और ये बीच का एंगल थीटा था। जब हम क्रॉस किए, क्रॉस करके ए से बी की तरफ गए, तो एक नया वेक्टर आएगा, वेक्टर सी, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एक नया वेक्टर होगा वेक्टर सी क्रॉस करने पे। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग, असल में डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट दो अलग अलग वेक्टर्स को कंपेयर करता है कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी से कितना छोटा है, या वेक्टर बी जो है वेक्टर ए से कितना छोटा है। उन दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर लेते हैं। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा नंबर आता है जो कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर देता है। बात समझ में आ रही है? बस ना ध्यान रखो कि एक वेक्टर ए वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से रिलेशन में कितना छोटा है, या फिर वेक्टर बी वेक्टर ए से कितना छोटा है, ये तुम पता कर पाते हो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करने से तुमको एक नया वेक्टर मिल रहा है। अच्छा, यूज डॉट का भी है, यूज क्रॉस का भी है। डॉट प्रोडक्ट भी तुम वहां यूज करोगे जहां पे दो वेक्टर्स, जितने फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें डॉट प्रोडक्ट यूज किया जाता है वहां पे इसका यूज करोगे, जितने फॉर्मूले क्रॉस वाले हैं वहां पे इसका यूज करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्रॉस और डॉट का एग्जांपल हम लोग कल लिखे थे, आज फिर एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल लिखने से पहले अगर मान लो तुमको ये दे रखा है, ये दे रखा है, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं और उनका डॉट का आंसर दे रखा है, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग अलग दे रखे हैं और उनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर दे रखा है, तो तुम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी की वैल्यू रख दीजिए सर, और उसको डिवाइड कर दीजिए ए बी से, या ना ए बी को इधर भेज दो नीचे। ठीक, ये एंगल हो जाएगा। और अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस दे रखा है, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस का मैग्नीट्यूड दे रखा है, उसको डिवाइड कर दो तुम उसके मैग्नीट्यूड से, तो भी दोनों के बीच का एंगल निकाला जा सकता है, जो कि साइन के फॉर्मेट में आएगा। तुमको इसको निकालना पड़ेगा बाद में। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, दोनों के होगा। उसमें देख के पता नहीं चल रहा ना, वो तो 2D फिगर बना है ना, ये देखो ना यहाँ पे, है ना। अरे ये होता है ना फ्लेमिंग वाला, ये वेक्टर ए वेक्टर बी हो गया, इसके परपेंडिकुलर सी आएगा ना। ठीक है, तीन एक्सिस होते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इधर हो गया। ठीक है, हालांकि इस केस में ए और बी 90 डिग्री पे हो गए हैं। ठीक है, वो किसी भी थीटा एंगल पे हो सकते हैं रैंडम। मान लो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये ऊपर वेक्टर सी हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एग्जाम्पल अगर तुमको देखना, एग्जाम्पल में तुम क्या देखोगे, डॉट वाले में तुमको एग्जाम्पल लिखवाए थे हम, W बराबर एफ डॉट डी, वेक्टर एफ और वेक्टर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या आंसर में आता है? स्केलर वर्क आता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ये क्यू वी बी, वी क्रॉस बी। यहाँ पे F होता है मैग्नेटिक फोर्स, Q होता है चार्ज जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आया है, V क्या होता है उस चार्ज की वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, और B क्या होता है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, ये तुम कक्षा 10 में पढ़े हो, बस ये फॉर्मूला तुम नहीं पढ़े हो। पहले था क्लास 10 में, यूपी बोर्ड में फॉर्मूला था, अब नहीं है, है ना। कोई चार्ज Q किसी मैग्नेटिक फील्ड B में V वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, कोई चार्ज Q किसी मैग्नेटिक फील्ड B में V वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? इतना फोर्स लगेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? अगर V का मैग्नीट्यूड दे रखा है और B का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो इसका आंसर क्यू वी भी साइन थीटा हो जाता है। वहाँ पे थीटा क्या होता है? इन दोनों के बीच का एंगल। बात समझ में आ रही है? तो V क्रॉस B कर, ध्यान रखना V से B की तरफ क्रॉस करते हैं। ये जो फोर्स होता है, अगर कोई तुमसे पूछे कि जो सर मैग्नेटिक फील्ड है ना, मान लो मैग्नेटिक फील्ड मेरे से आगे की तरफ, बाहर की तरफ निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर निकल रहा है, ठीक है, और चार्ज जो है वो इधर से मेरी तरफ आ रहा है, इधर। ठीक है, चार्ज की वेलोसिटी इधर है, चार्ज की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है। बात समझ आ रही है? या फिर तुम इसको उल्टा भी कह दो, चलो इसको, हाँ ठीक है, चार्ज की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है। ठीक है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? देखो चार्ज की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये तो प्लेन हो गया V और B का, तो फोर्स ऊपर या नीचे जाएगा? कहाँ लगेगा? गड़बड़ा गया ना, ऐसे थोड़े हम क्वेश्चन पूछेंगे। चार्ज की वेलोसिटी उधर है तो वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन उधर से इधर हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर से उधर हुआ। तो एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए टेल टू टेल रखना होता है। ये नोट लिखे हो तुम? तो बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर इस पॉइंट से, अगर देखो इस पॉइंट से, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है ना, उधर इधर ना, वेलोसिटी वेक्टर उधर,
और मैग्नेटिक फील्ड इधर। सही बात है, सही बोले हो क्या तुम लोग? ऊपर कितने लोग बोले हैं? अच्छा ठीक है, लग रहा है सही बोले हो। वेलोसिटी वेक्टर इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, तो ये एंगल। चलो अगर आंसर सही बोले तो ये बात है ना कि जो एंगल मेजर करेंगे वो टेल टू टेल मेजर करेंगे। तो वेलोसिटी इधर हो गया, तो यहाँ पे हाथ रखोगे, v क्रॉस b करोगे, v से b की तरफ जाओगे, सही बात है, आंसर ऊपर हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो इसी केस में हम ये बोले कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे से फोन की तरफ है इधर, और चार्ज की वेलोसिटी मेरे से इधर की तरफ है, तो इस केस में फोर्स नीचे आएगा, क्योंकि वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बात में आ रही है, दोनों टेल टू टेल रखे हुए हैं, यहाँ से ये भी, यहाँ से वो भी, तो ये क्रॉस करोगे राइट हैंड थंब रूल तो नीचे चला जाएगा। तुमको v क्रॉस b करना है, मतलब कि हाथ को v से b की तरफ घुमाना है। बात समझ में आ रही है? ये तो लोग नोट किया था ना लास्ट टाइम। ठीक है, हो गया? ये कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो। फिर उसके बाद तो ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए सर वेक्टर जो है अपने मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में नहीं दे रखा है, अगर वेक्टर प्रॉपर वेक्टर वाले फॉर्म में दे रखा है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के वाले फॉर्म में, उस केस में डॉट और क्रॉस कैसे करेंगे वो थोड़ा समझना है। छोटा सा तरीका है, बहुत मजा आएगा तुमको समझने में, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें तो छोटी छोटी गलती करोगे। वो ऐसे जैसे मान लो तुमसे बोले बताओ 89 के पहले कौन सा नंबर आता है, 69 के पहले क्या आता है, 89 के बाद क्या आता है। तो उस तरीके की चीज़ें छोटी छोटी जिसमें तुमको मजा भी आएगा और तुम गलती भी करोगे छोटी छोटी। ठीक है, छोटी छोटी गलती करोगे तो फिर सीख जाओगे फटक से, पता नहीं चलेगा। एक क्लॉक रूल फॉलो होता है, चलो बताते हैं। ये याद रखोगे ना, ये फॉर्मूला याद रहेगा क्रॉस और डॉट में। चलो ठीक है, एक बात बताओ, अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है तो 2-3 छोटे सवाल पूछते हैं। ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखते चलना कॉपी में वो सारे पॉइंट्स को। करो करो करो। तुम तो लिखी थी लास्ट क्लास में, ये क्यों नहीं लिखी हो? क्या बोल रहे हो श्वेता? बस वो नहीं है, अच्छा समझ गया, बस वो नहीं लिख पाए थे हम। श्वेता बोलते देखिए एक बार आंसर देंगे, सुनना है सुनिए, निकल लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, जो माइक आप अपने कॉलर पे लगा रखे हैं ना, वो माइक लगाइए मेरे कॉलर पे और आप कान में ईयरफोन डालिए। चलो एक बात बताओ, अगर दो ऐसे वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है? दो वेक्टर्स जो कि परपेंडिकुलर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? क्यों 0 आएगा? वेरी गुड। अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं तो उनका आंसर जो है डॉट प्रोडक्ट का आंसर वो 0 आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तुमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड भाड़ में जाए, तुमको उनके बीच का एंगल भी रखना होता है। यहाँ cos 90 रखोगे तो cos 90 0 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट पूरा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? ऐसे मुंडी क्या है, पागल वाले पूछ रहे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस कितना है, करिए। अरे बेटी उत्तर बताओ। वेरी गुड, 0 आएगा। दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि दे आर अलाइंड एट ईच अदर, द एंगल बिटवीन देम इज कितना? 0 डिग्री। तो क्रॉस के लिए साइन 0 करोगे, साइन 0 तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 0। बात समझ में आ रही है?
तो ये बात तुम ध्यान रखोगे, जिस वाले एंगल पे cos 0 होता है उस वाले एंगल पे डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और जिस वाले एंगल पे sin 0 होता है उस वाले एंगल पे, बात समझ में आ रही है? अगर मान लो दो वेक्टर्स एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं तो दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट या क्रॉस? 180 का वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की 0 होती है, 180 की 0 होती है, 360 की 0 होती है, 540 की 0 होती है, मतलब 2 पाई 2 पाई 2 पाई, साइन 2 पाई पर अपना वैल्यू दोहराता है। बात समझ आ रहा है? कॉस भी 2 पाई पे वैल्यू दोहराता है। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी? कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1। ए बेटा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो कॉस 180 की 1 आएगी, फिर कॉस 360 की 1 आएगी। बात समझ में आ रहा है? कॉस भी 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करेगा। साइन 0 की वैल्यू 0 का हो गया, किसकी वैल्यू? 180। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 180 की -1, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला जो आएगा, मतलब π/2, 2/3 π/2, 270 की वैल्यू अगेन 0, ठीक है। तो 90 270 कितना हो गया? 180, हाँ ठीक, -1 होगा। तो 2 पाई से 2 पाई जोड़ना था ना, सॉरी 2 पाई जोड़ना था। 0 के बाद 360, 0 के बाद 0 की 1 आएगी, फिर 360 की 1 आएगी। 2 पाई का मतलब 360 हो गया, मेरे ध्यान में 80 चल रहा था। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, फिर 90 बड़े तो फिर कॉस 0 की वैल्यू 1, 90 की 0, 180 की -1, 270 की 0, 360 की फिर 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो 2 पाई पे वैल्यू रिपीट करेगा अपना, ठीक है। तो ये बात तुम ध्यान रखोगे। 90 और 0 वाला तुमसे पूछेगा दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट 0 होगा? दो वेक्टर 90 डिग्री पे तो कौन सा प्रोडक्ट 0 होगा? डॉट। और अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो कौन सा 0 होगा? क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। बात समझ में आ रही है? साइन वाला, ठीक है। इस बात को लिखो, इफ टू वेक्टर्स आर अलाइंड एट 90 डिग्री, या फिर इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, if two vectors are perpendicular, if two vectors are perpendicular, देखो ये तमीज वाला तरीका होता है लिखने का। बात समझ आ रही है? their dot product will be 0, है ना? इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि सर अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो वेक्टर्स कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। इसका यूज आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, है ना, उनका ओरिजिन सेम है, ओरिजिन सेम है और दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो उनका क्रॉस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ओरिजिन सेम इसलिए बोल रहे हैं ना ताकि मतलब उनका टेल सेम जगह से हो। ऐसे हो जाएंगे पैरेलल तो फिर डॉट कैसे करोगे? पैरेलल हो जाएगा तो मिलेंगे नहीं ना कभी, तो इसीलिए हम ओरिजिन सेम बोल रहे हैं, मतलब कि उनका इनिशियल पॉइंट, ओरिजिनेट होने वाला पॉइंट सेम हो, टेल से जुड़े हो वो। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, या फिर टू वेक्टर्स आर अलाइंड एट ईच अदर, लिख लो, इफ टू वेक्टर्स आर अलाइंड एट ईच अदर देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0, देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। Two vectors are aligned at each other, two vectors हैं, टू के लिए वेक्टर नहीं वेक्टर्स लगेगा। if two vectors are aligned at each other, if two vectors are aligned at each other their cross product will be 0। हो गया? बोलो। नहीं, वो हम उस दिन बोले थे डाउट में, उसको बाद में क्लियर करेंगे। डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स के रिलेटिव मैग्नीट्यूड को बताता है, क्योंकि डॉट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेक्टर ए का, असल में तुम थोड़ा सा रिसर्च करोगे तुमको समझ में आएगा,
जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, निकालने के लिए हम लोग वेक्टर ए पर वेक्टर बी का कंपोनेंट प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। पता है, जैसे देखो हम तुमसे बोलते हैं कि ये वेक्टर बी है, ध्यान सुनना, चलो इसको वेक्टर ए बोल लो, ये वेक्टर बी बोल लो, ठीक, और बीच एंगल थीटा बोल लो। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला ये डिस्टेंस जो है, ये बी जितना दूर ए को छेक पा रहा है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो, बी जितना दूर ए को छेक पा रहा है वो डिस्टेंस कितना होगा, बी कॉस थीटा, थीटा एंगल में बी कॉस थीटा होगा ना, ये बी कॉस थीटा होगा। तो साइन पे मत जाओ, सिर्फ बी कॉस थीटा देखो। तुमको पता है ए और बी जब तुम इनका मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका तो ही तो आता है डॉट प्रोडक्ट। तो दो अलग अलग वैल्यूज को असल में हम लोग कंपेयर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये पता करते हैं कि सर एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वाले को कितना मैग्नीफाई कर देगा। या फिर अगर तुम इसी को अगर ए पर ड्रॉ करना चाहो, अगर तुम ऐसे बी पर ड्रॉ करना चाहो तो ये यहां पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर थीटा है तो ये वाला हो जाएगा ए, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा ना। तो एक सेकेंड, इस बेटा पहले टीटा नहीं होगा वो, अगर ये टीटा है तो ये 90 माइनस टीटा हो जाएगा। हाँ तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। हाँ तो ये जो बात है कि b cos थीटा क्या करोगे, इस b का प्रोजेक्शन तुम ड्रॉ करोगे a पर, फिर तुम a का मैग्नीट्यूड b cos थीटा में मल्टीप्लाई करोगे, यही कर रहे हो ना, a इंटू बी कॉस थीटा। तो यहां से तुम क्या निकाल पा रहे हो कि सर b cos थीटा a को कितना ज्यादा मैग्नीफाई कर देगा। अगर तुम मैग्नीट्यूड में जिस नंबर का गुणा करते हो वो नंबर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैग्नीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है और तुम उसमें 2 से गुणा करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 2a हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी मैग्नीट्यूड का अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है तो उसे b cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड b cos थीटा टाइम्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा। बात समझ, अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो बढ़ जाएगा, अगर ये डेसिमल में तो ये घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक दूसरे के रिलेटिव मैग्नीट्यूड को बताता है कि कौन चीज कितना किसको बढ़ा देगी, मैग्नीफाई कर देगी। एक और बात लिख लो, छोटे छोटे हम 2-3 पॉइंट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फटाफट नोट कर लो ना, वो तुमको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लेना। अब तुम पहले टीटा बोलना छोड़ो, घर पे जाके घर पे बोलते बोलते जाया करो थीटा थीटा थीटा। बेटा तुम टीचर बन जाओगे, तुम्हारे जितने बच्चे रहेंगे सब बोल लेंगे टीटा टीटा। ऐसे बोल के जाएगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे थोड़े मत, कहीं कुछ भी मत। थाली था पर ई का मात्रा थी और ट पर आ का मात्रा टा, माथा भर दो थीटा। शर्म की बात, थीटा नहीं बोलने आ रहा है। देखो जो लिखवा है उसको लिख लो। अच्छा डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है, स्केलर का मतलब नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मान लो ये लिखा हुआ है कहीं, पी लो, अगर मान लो कहीं ये लिखा हुआ है a इंटू बी कॉस थीटा और अगर कहीं पे लिखा हुआ है b इंटू ए कॉस थीटा, क्या दोनों के मैग्नीट्यूड में अंतर आएगा? दोनों सेम ही आएगा ना। अगर थीटा सेम हो गया सर बाकी चीज तो नंबर ही है। अगर थीटा 30 डिग्री रख दिए तो cos 30 यहाँ भी, cos 30 यहाँ भी, √3/2 √3/2। थोड़ा ज़्यादा इधर लिख लो, उसमें नहीं दिख रहा होगा, फिर से बोलना पड़ेगा यार। हाँ बेटे माई कौन है, तो क्या मतलब नहीं बोले खाली ऐसे करें, पागल हो क्या? हाँ तो हम ये कह रहे हैं अगर मान लो इसका मतलब क्या हुआ सर a डॉट b कर रहे हैं आप, इसका मतलब यही हुआ ना, और इसका मतलब क्या हुआ b डॉट a कर रहे हैं। अगर मान लो थीटा की वैल्यू हम 60 डिग्री मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी और ये भी 1/2 हो जाएगा। a का जो मैग्नीट्यूड है वो तो यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, और b का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ भी यही रहेगा, वहाँ भी वही रहेगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब पहला पॉइंट ये लिखना है कि सर a डॉट b जो है वो बराबर होगा किसके, b डॉट a के। बात समझ में आ रहा है? इसको लिखो पहले, गलत लिख दिया क्या? अच्छा b डॉट a, इसको नोट करो पहले।
ये पहला रिजल्ट। लिखो लिखो जल्दी, हो गया। अब देखो, अगर मान लो दो वेक्टर है, मतलब एक ही वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक, और इसी के ऊपर फिर से वेक्टर ए ही ले लो, तो वेक्टर अगर दोबारा से वेक्टर ए ले लिए तो सर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है, और वेक्टर भी सेम होगा, और एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है? हम तुमसे बोल रहे हैं कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो उसी ए वेक्टर के साथ में, तो ये क्या आना चाहिए सर, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी इंटू फिर से ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? कितने लोग को लगता है कॉस 0 0 होता है? कॉस 0 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, ए के मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, ये होगा। अगर मान लो ए का मैग्नीट्यूड हम मान रहे हैं ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो ये बात तुम नोट कर लो, ये बात नोट करो, आई बात समझ में? अभी हमको नहीं पता, अभी हम नेगेटिव नंबर्स, आई डोंट नो अबाउट नेगेटिव नंबर्स, आई विल कम टू नो विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में हमको पता चलेगा नेगेटिव नंबर्स क्या होता है, फिर आई विल टेल यू। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल वाला हम लोग लिख ही लिए है ना, cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन में ए बी, और sin थीटा बराबर a क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए बी, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? और ये तुम लिख लिया, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं उनका क्रॉस करोगे तो आंसर 0 आएगा, है ना, यही बात है ना, क्रॉस ही किया ना, और अगर डॉट किया, अच्छा डॉट किया, cos 90, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है उनका डॉट 0, और दो वेक्टर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन तो उनका क्रॉस 0, ठीक है। अच्छा ये बात जो है ना, ये वाली बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तुमको बताते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। जो भी यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, यूनिट वेक्टर होता है ना, उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वेक्टर आई इज अ वेक्टर विच इज अलोंग द एक्स एक्सिस with unit magnitude, whereas j is the vector along y axis with unit magnitude, and k cap मतलब cap लगा हुआ है, k cap is the unit vector along z axis with unit magnitude। बात समझ में आ रहा है? देखो उसका काम आएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर सर दो वेक्टर्स वेक्टोरियल फॉर्म में दिए हो, मतलब i j k वाले फॉर्म में दिए हो, उस केस में डॉट और क्रॉस कैसे निकालते हैं, इसका यूज होगा। अच्छा i j k जो होता है तो उसमें i एक वेक्टर होता है कि नहीं होता है? आई वेक्टर होता है, ठीक है। डायरेक्शन भी होता है उसका, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। जे जो है वो भी वेक्टर है, सेम तरीके से के भी वेक्टर है ना। अच्छा तब एक बात बताओ, वेक्टर आई का अगर वेक्टर आई के साथ डॉट करोगे तो आंसर कितना आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। वेक्टर आई का अगर वेक्टर जे के साथ डॉट करोगे तो, ये पागल हो क्या? वेक्टर आई एक्स पे होता है, वेक्टर जे वाई पे होता है, बीच का एंगल 90 हो गया, तो असल में आप दो ऐसे वेक्टर का डॉट कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का डॉट 0 आएगा, तो आई डॉट जे कितना आएगा? आई डॉट के कितना आएगा? जे डॉट के कितना आएगा? के डॉट आई कितना आएगा? लेकिन जे डॉट जे कितना आएगा? जे स्क्वायर, जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ना, तो जे का मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट वेक्टर। आंसर कितना आया? आई डॉट आई का आंसर, क्यों? क्योंकि आई डॉट आई का मतलब cos 0 की वैल्यू 1, और आई इंटू आई का मतलब आई इंटू आई का मैग्नीट्यूड की बात चल रही, तो 1 इंटू 1 आंसर बना जाएगा। तो आई डॉट आई 1 आएगा, जे डॉट जे भी, और के डॉट के भी। बात समझ में आ रही है? आई डॉट जे कितना? जे डॉट के कितना? के डॉट आई कितना? आई डॉट के कितना? आई डॉट जे कितना? के डॉट जे कितना? ये टोटल 6-7 केस बनेंगे। बात समझ में आ रही है? अब एक और बात बताओ, अगर मान लो, मेरी बात ध्यान सुनो,
तुमको आई का मैग्नीट्यूड पता है कितना होता है, जे का पता है, के का पता है। अगर वेक्टर आई का क्रॉस करे वेक्टर जे के साथ में, सुनो ध्यान से, यहां पे ओरिजिन मान लो, यहीं से फिगर अपने दिमाग में चलाओ, बड़े आराम से निकल जाएगा। हम इसको साइड कर दे रहे हैं, वो तुमको दिखाई दे, ठीक है। वेक्टर आई का क्रॉस कर रहे हैं वेक्टर जे के साथ में, आंसर क्या आएगा? कितने लोगों को लगता है आंसर वेक्टर के आएगा? 2। आई और जे का तुमको भी लग रहा है के आएगा? पहली बात कि तुमको भी लग रहा है के आएगा। पहले तो हाथ हटा लो अपने चेहरे पे से, रुको एक सेकंड, तुम बताओ कि के आएगा ही क्यों है? आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू वाई जेड। अच्छा, वेक्टर ए वेक्टर बी करेंगे तो वेक्टर सी आएगा। अरे पागल, वो एग्जाम मतलब वेक्टर पी का वेक्टर क्यू साथ करेंगे तो आंसर अपने आप वेक्टर आ जाएगा। ए बी सी डी में सर अगला वाला उठा लीजिए। अरे पगले सुनो, हमारी बात सुनो, वेक्टर आई इधर, वेक्टर जे उधर, आई और जे एक ही प्लेन में क्रॉस करोगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। आई और जे प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? जेड एक्सिस होती है। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है। तो जो भी वेक्टर आएगा वो अलोंग द जेड एक्सिस आएगा। जेड एक्सिस के अलोंग किसी भी वेक्टर को के कैप मान सकते हैं। तो आई और जे का जब तुम क्रॉस करोगे तो वेक्टर जो आएगा वो के कैप आएगा। लेकिन सुनो, आई से जे के तरफ जाओगे तो वेक्टर नीचे आएगा, मतलब आंसर माइनस के आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर जे क्रॉस के करोगे, उधर जे है, जे क्रॉस के करोगे तो के कैप आएगा। बात समझ में आ रही है? अब क्या अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो मतलब सब मिला जुला के इसी कंफ्यूजन की वजह से एक रूल दिया जाता है, सर्किल रूल बोलते हैं उसको। उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, उससे तुम आराम से देख करके बता दोगे कि आंसर करोगे, मतलब किसका किसमें गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो पहले ये बताओ, हम यहां पे लिख रहे हैं डॉट ऑफ यूनिट वेक्टर्स और यहां पे लिख रहे हैं क्रॉस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होंगे? आई, जे और के होगा। ये तुमको कब यूज में आएगा? जब तुमको एक वेक्टर ए दिया रहेगा इस प्रकार से, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और अगर वेक्टर बी दिया रहेगा तुमको b1i प्लस b2j प्लस b3k। बात समझ में आ रहा है? अगर तुमको करना हुआ सर a का b के साथ डॉट करिए, तो a की वैल्यू तुम लिखोगे a1i, बस देखते जाओ, अभी कुछ नोट मत करना। a की वैल्यू लिखोगे और डॉट, जब ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा हो तो सिंपल इसका मतलब मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डायरेक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये दोनों वेक्टर के फॉर्म में लिखा हो तुमको बस मल्टीप्लाई करना है। और इधर b वाला लिखोगे b1i प्लस b2j प्लस b3k। इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर क्रॉस के लिए लिखोगे तो क्रॉस के लिखोगे सर a क्रॉस b करना है तो वहां भी वैल्यू लिखो a की, a1i प्लस b1j प्लस सॉरी a1i a2j प्लस a3k, और क्रॉस b का लिखो b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब देखो क्या करना है, जैसे सिंपल मैथ्स में अलजेब्रा में गुणा करते हो वैसे गुणा करना है। a1i का पहले b1i में करोगे तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू b1 नंबर का आपस में, और i डॉट i i का i में प्लस, अब a1i का तुम b2j में करोगे तो a1 b2 नंबर आपस में हो जाएगा और i डॉट j होगा। अरे बोलो ठीक है। अब a1i का गुणा तुम b3k में करोगे तो हो जाएगा a1 b3 i डॉट k। बात समझ में आ रही है? अब तुम a2 का करोगे प्लस a2j का b1i में करोगे तो a2 b1 ब्रैकेट में j डॉट i। बात समझ में आ रही है? अब तुम इसका सेकंड वाले में करोगे तो a2 b2 ब्रैकेट में j डॉट j। इतना क्लियर है? अब तुम इसका थर्ड में करोगे तो a2 b3 नंबर अलग हो गया और वेक्टर वाला अलग, j डॉट k प्लस थर्ड वाले का
A3K का करोगे तुम इसमें तो A3B1 ब्रैकेट में K डॉट आई। जितने बच्चे बोर हो रहे हैं वो अलजेब्रा से बहुत जल्दी हाथ धोने वाले हैं। A3B2 करोगे तो A3B2, क्योंकि गलती सिंबल को लिखने में ही होती है और एक गलती आपकी जान ले सकती है। A3B3, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बात समझ में आ रहा है? यहां अभी बहुत मजा आएगा खुशी पटेल को, क्योंकि यहां काटेंगे अभी हम लोग। अच्छा, क्रॉस में भी सेम काम करते हैं, बस वेक्टर के बीच में क्रॉस लगा देंगे। A1 का B1 में करोगे तो A1 B1 I क्रॉस I प्लस A1 B2 I क्रॉस J प्लस A1 B3 I क्रॉस K प्लस, अब सेकंड वाले का करो A2 B1 J क्रॉस I प्लस A2 B2 J क्रॉस J प्लस A2 B3 J क्रॉस K। उसके बाद थर्ड वाला A3 B1 K क्रॉस I ना प्लस A3 B2 K क्रॉस J प्लस A3 B3 K क्रॉस K। अब मेरी बात सुनो, डॉट वाला तो तुम बड़े आराम से कर लोगे, बस तुमको ये चीज ध्यान रखनी है कि सर आई जे के कितने डिग्री एंगल पर होते हैं, है ना? तो ये तुमको पता है सर, ये मान लीजिए आई जे के ऐसे कर लेते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस, है ना? ऐसे ही मानते, यही बोल रहे हैं ना तुम लोग कि हम वाई ऊपर बोले हैं, ठीक है? ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये तीनों 90 डिग्री पे मान लेते हैं इसको ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 90, और इसको भी तुम 90 बना लो और ये भी तुम 90 बना लो, ठीक है? तीनों 90 डिग्री पे हो गए। ये रूम का ये वाला कॉर्नर है, ये ओरिजिन है। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है। तो एक्स के अलोंग क्या आई होता है और वाई के अलोंग जे, और इधर के हो गया, ठीक है? ये तुम यूज करोगे कब? जब तुम डॉट करोगे। और एक सर्किल बनाते हैं, ये इस सर्किल में यहां पे लिखते हो आई और यहां पे लिखते हैं जे और यहां पे लिखते हैं के। बात समझ में आ रही है? देखो, जब भी तुम क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करोगे, जब भी तुम क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव में अगला वाला आ जाएगा। जब भी तुम क्लॉकवाइज जाओगे मल्टीप्लाई करते समय तो आंसर अगला वाला आएगा पॉजिटिव। मतलब कि अगर तुम आई का मल्टीप्लाई जे में करें तो क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आंसर क्या आएगा? अगला वाला के प्लस में। आई से जे गए तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव के। और अगर जे से आई गए होते तो आंसर आता अगला वाला, लेकिन निगेटिव में आता। एंटी क्लॉकवाइज आंसर हर केस में अगला वाला ही आएगा, लेकिन क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर तुम के से आई जा रहे हो, के से आई तो क्लॉकवाइज जा रहे हो, आंसर क्या आएगा? जे पॉजिटिव में। अगर तुम मान लो के से जे जा रहे हो तो आंसर क्या आएगा? निगेटिव आई। के से जे गए, आंसर निगेटिव आई। बोलो है? अरे पागल वागल होगा क्या? तो जब आई से तुम आई तक ही जा रहे हो तो एंगल 0 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या हो गया? क्रॉस कर रहे हो बेटे, आई क्रॉस आई की वैल्यू 1 होगी ना, क्योंकि आई क्रॉस आई करोगे साइन 0 रखोगे। आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 डिग्री, साइन 0 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 हो गया। साइन 0 0 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, आई क्रॉस आई 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक, ओके गुड। तो सुनो, इसका यूज करके इसको छोटा करेंगे, इसका यूज करके इसको और छोटा करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो छोटा कैसे करेंगे। सबसे पहले जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट 0 हो जाएगा। सही बात है ना? बोल बोल के दिमाग कंफ्यूजन हो गया है। वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर 0 आता है। देखो परपेंडिकुलर आई और आई परपेंडिकुलर होंगे क्या? जे और जे होंगे क्या? के और के होंगे क्या? इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ में आ रही है? चाहे आई जे ले लो, जे के ले लो, के जे ले लो, के आई ले लो, आई के ले लो, के जे ले लो, जे के ले लो, कुछ भी ले लो, सब के सब परपेंडिकुलर होंगे। तो सबका डॉट कितना? ये 0 होगा क्या? ये होगा क्या? ये 0 हो गया। ये होगा क्या? 0। ये होगा क्या? ये होगा क्या? कौन हाँ बोला है? ये होगा क्या? ज्यादा शर्मा गई क्या? ये बच जाएगा। देखो क्या बचा? A1 B1 I डॉट आई। आई डॉट आई का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस 0, है ना? यही होगा ना?
90 जीरो बोल कितना, अच्छा आई डॉट आई, हाँ ठीक है आई डॉट आई, ठीक है सॉरी। तो तुम क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इंटू कॉस, ठीक है 0 डिग्री। यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना रहे हैं हम इतना सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि तुमको पता रहे कि आता कैसे है। उसके बाद क्या बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है A2 B2 J डॉट जे का था मैग्नीट्यूड ऑफ J इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ J इंटू कॉस 0 डिग्री, ठीक। उसके बाद ये बचा हुआ है A3 B3 मैग्नीट्यूड ऑफ K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ K इंटू कॉस 0 डिग्री। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ J मैग्नीट्यूड ऑफ K ये तीनों 1 होता है, कॉस 0 डिग्री भी कितना होता है 1 होता है, तो ये भी 1 1 और 1, यहां भी 1 1 1 और 1 1 1, बचा क्या A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये तुम्हारा रिजल्ट है जो तुमको रटना है। क्या रटना है, याद रहेगा सॉल्यूशन ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा एक बार इसमें देखो दिख रहा है कि नहीं यहां तक, यार हमको लग रहा है शायद दिख रहा होगा, वो फिगर नहीं दिख रहा होगा बस। अरे एवरीथिंग इज विजिबल, चलो कोई बात नहीं। सुनो तो हम ये कह रहे हैं यहां तक दिख रहा है ना, इसमें इसके नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो हम रिजल्ट यहां लिख रहे हैं, अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं जो वेक्टोरियल फॉर्म में गिवन है, तो इनका जो डॉट होगा फॉर दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के लिए हम सीधा यही लिख दे रहे हैं। यहां पे लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर असल में, सर एक डॉट बी करिएगा अगर आप इन दोनों वेक्टर्स के लिए, तो आंसर क्या आएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये आंसर आएगा। देखो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा एकदम ध्यान से देखो, जब तुम मल्टीप्लाई करने गए थे, एक एनालिसिस छोटा सा जो तुमको दिमाग में आ जाएगा, जब तुम मल्टीप्लाई करने गए थे तो उसमें वेक्टर्स थे I J के, लेकिन आंसर में वेक्टर्स आ गया, सारे के सारे वेक्टर्स खत्म हो गए। बात समझ में आ रही है, इसीलिए क्योंकि आंसर में पूरा ये स्केलर है ना, ये पूरा आंसर कैसा है स्केलर, इसीलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और A डॉट बी का आंसर हमेशा क्या आएगा, अगर तुम B डॉट किए होते, B डॉट A अगर तुम किए होते तो उस केस में क्या होता, कुछ नहीं होता सर, B1 A1 होता, 0 तो ये सारे हो जाते, क्या आता B1 A1 B2 A2 B3 A3, तो सर 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3 करिए, अगर स्केलर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या बोलते सर, B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस B3 A3 बोलते क्या, बोलते तो ऐसे ही ना, बात तो ये पहले A बोलते हैं फिर B बोलते हैं। क्रॉस का देखो, क्रॉस में क्या होगा, अगर I क्रॉस I करोगे, I क्रॉस I का मतलब I साइन 0, I और I के बीच में एंगल 0 होगा, तो I क्रॉस I का मतलब I साइन 0। बात समझ में आ रही है। J क्रॉस J करोगे तो फिर से 0, K क्रॉस K करोगे फिर से 0। बात समझ में आ रही है, तो पूरा 0 नहीं होगा बेटे, I और J तो बच जाएगा ना, I J J K K J बच जाएगा, ठीक है। तो सुनो इसको एक लेवल थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, चलो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो A1 B1 अपॉन, अच्छा मैं यहाँ लिख दे रहा है, तुम समझ जाओ, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि अगर मान लो I क्रॉस I करोगे तो ये क्या हो जाएगा सर, I का मैग्नीट्यूड इंटू I का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 डिग्री, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। उसी तरीके से अगर आप J क्रॉस J करेंगे, लिखो मत, इंटू साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा। सेम गोज फॉर K क्रॉस K, ये भी कितना हो जाएगा सर, K का मैग्नीट्यूड इंटू K का मैग्नीट्यूड, ये कैप लगा हुआ है यन मत समझना इसको, इंटू साइन 0 कितना आ जाएगा 0। तो जहां पे भी सर I आ रहा है, J आ रहा है, K आ रहा है, क्रॉस में वो 0 कर दीजिए। कहाँ का देखो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये तीनों 0। अब इस सर्कल का यूज करोगे जहां पे I के साथ दूसरा वेक्टर है, देखो जो बचा उसको लिखो पहले, क्या बचा A1 B2 बचा, अच्छा I क्रॉस J है, तो I से J की तरफ जा रहे हो, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव के, तो आंसर लिखो यहां पर। उसके बाद प्लस A1 B3 आया, देखो I से K जा रहे हैं, I से K उल्टा जा रहे हो ना, I से K अगर तुम उल्टा जा रहे हो बेटे तो माइनस J आएगा, तो यहां पे तुम लिखो माइनस J। बात समझ में आई। उसके बाद क्या बचा, ये प्लस A2 B1। आगे देखो J से I चलते हैं, J से I उल्टा, अगेन माइनस क्या आ रहा है, क्या माइनस क्या आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा पिछली बार माइनस J आया था। इसके बाद थर्ड वाला बचा, फोर्थ वाला A3 B3 सॉरी A2 B3। बाबू सीधे I के मत चले जाओ, वेरिएबल भी देखो सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, क्योंकि रिजल्ट तुमको याद करना है, हमको नहीं। क्या बचेगा JK तो प्लस I बचेगा,
प्लस आई। एक तो उत्तर गलत बोल रहे हैं सर, एक तो उतना चिल्ला के बोलेंगे माहिस्मती का शासन जग जाएगा। प्लस लास्ट वाली लाइन बची ना, लास्ट में क्या है A3B1, ब्रैकेट में क्या है KI, K से I जाओगे तो प्लस J आएगा, सही है। उसके बाद ये बचा A3B2, क्या बचेगा K से J माइनस I आएगा, वेरी गुड, माइनस I आएगा। ये कैसे करें समझ में आ रहा ना, अगर I क्रॉस J करेंगे तो आंसर अगला वाला पॉजिटिव आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर J क्रॉस I करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो निगेटिव में K आ जाएगा। अगर I क्रॉस K करोगे तो आंसर J आएगा लेकिन निगेटिव में, क्योंकि आप कैसे मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये बात क्लियर है, ठीक है। इस रिजल्ट को ऊपर लिखते हैं, यहां पे थोड़ा सा एनालिसिस करना है, थोड़ा इस वाले से ज्यादा, ठीक है। तो हम इसको यहां पे लिख रहे हैं, ये नीचे दिख रहा है, बंद हो गया ना, अच्छा एक सेकंड, दिख ही रहा होगा, जब वहां दिख रहा है तो वहां भी दिख ही रहा होगा। चलो एक काम करते हैं, रिजल्ट को हम लिखते हैं, सुनो ये रिजल्ट क्या हो गया, देखो A1B2, पहले I वाला लिखो, पहले I वाला बताओ कहाँ कहाँ है वो, क्या कटेगा बेटे पगले, I का मल्टीप्लाई इसके साथ में ना, तो यहाँ पे नंबर सेम है क्या, ये A2B3 है, A3B2 लिखा हुआ है, कैसे कट जाएगा। I पॉजिटिव I क्या है A2B3I, उसके बाद ये माइनस, ये वाला माइनस I वाला लिखो, माइनस A3B2I, ठीक। हम क्या करें समझ में आ रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई यहां कर दिए, ठीक। अच्छा उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस J वाला बताओ, J वाला ये A3B1 और J पॉजिटिव और अच्छा माइनस कहाँ बेटा, ये वाला A1B3 ब्रैकेट में J, उसके बाद प्लस A1B2 K कैप, उसके बाद माइनस A2, यहाँ छूट गया B1 ही था ना, ठीक है A2B1, हाँ B1 था, A2B1 K कैप। अच्छा कॉमन लिया जा सकता है, I J के कॉमन ले सकते हैं ना, ले लो कॉमन, I में से I कॉमन लोगे, अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ से I में से I कॉमन लो तो क्या बचेगा A2B3 माइनस A3B2 I कैप प्लस A3B1 माइनस A1B3, हाँ बाबू, प्लस A1B2 माइनस A2B1 K कैप। बात समझ में आ रही है, ये रिजल्ट तुमको याद रखना है। अब बात है कि सर ये रिजल्ट कैसे याद रखेंगे, हाँ बेटा वही आंसर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर ये आएगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट तुमको ऐसे फॉर्मेट में करना पड़ेगा जब A और B ऐसे दिया होगा। बात समझ में आ रही है, आई बात समझ में। ये जो आंसर आता है, ये आंसर असल में डिटर्मिनेंट फॉर्म का होता है। तुमको थोड़ा सा डिटर्मिनेंट सीखना पड़ेगा, 11th में है ना डिटर्मिनेंट, तुम सीखोगे तुमको समझ। इसी आंसर को ऐसे डिब्बा बनाते हैं, देखते हैं I कैप J कैप K कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 उसको सॉल्व करने का तरीका होता है। हाँ बेटा सीधे ये लिखोगे, सीधे डायरेक्ट ये लिखोगे वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ रही है, और यहाँ पे ये लिखोगे। प्रूविंग नहीं आएगा, तुम्हारे सिलेबस में वेक्टर नाम का चैप्टर नहीं है बाबू। मैकेनिक्स में वेक्टर शुरुआत में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 में, देखना एक बार एनसीईआरटी में शायद, जहां तक हमको याद आ रहा है ना। जो भी है मोशन इन वन डायमेंशन जो है वहीं पे दिया हुआ ना वेक्टर, या 2D में दिया हुआ, किसी में एक दिया हुआ है वेक्टर। चैप्टर नंबर नहीं याद आ रहा है हमको, हाँ अच्छा 1 तो तुम्हारा कटा हुआ है, और 2 तो तुम्हारा डायमेंशन है, और 3 क्या है मोशन, तो 4 में दिया हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, 2D मोशन 2D उसमें दिया हुआ, ठीक है। तो उसमें देख लेना, ये समझ में आया। इस बोर्ड पे लिखा हुआ एक एक चीज तुम्हारे भेजे में होना चाहिए, याद नहीं होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। अगर तुमको कभी वेक्टर पढ़ाना हुआ, स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट, तो तुमको ये पढ़ाने आना चाहिए 100%। बात समझ में आ रही है। और इसमें कुछ ना रटने जैसी, हम तुमसे इसमें कुछ भी नहीं बोले कि बेटा याद कर लो, सिर्फ एक चीज बोले हैं वो ये है। और इसमें कुछ नहीं, घड़ी बना लो, I J के क्लॉकवाइज कर दो, बात खत्म। क्लॉकवाइज जाओगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा इसमें कुछ भी तुमको रटने के लिए नहीं बोले हैं। 2 चीज और ध्यान रखना, ये रिजल्ट तब के लिए है, ये रिजल्ट तब के लिए है जब वेक्टर A लिखा हो A1 A2 A3 और वेक्टर B लिखा हो B1 B2 B3। कहीं वेक्टर A को ऐसे मत आना सर बेटा, लेट अस कंसीडर वेक्टर A बराबर A1I प्लस B2J प्लस C3K और वेक्टर B बराबर A2I फलाना नंबर, ऐसे नहीं। कोएफिशिएंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 रहेगा तो ही ये रिजल्ट फॉलो अप होगा। बात समझ में आ रही है, नोट कर लो।
करो नोट करो। मनाओ बेटा, बर्थडे मनाओ। हम तो कह रहे हैं बोर्ड के जस्ट एक दिन पहले बर्थडे मनाओ। देखो लेजेंडरी पीपल आर सिटिंग हियर। ठीक है, इसको घर पे लिख लेना, बहुत टाइम जाएगा। हाँ बाबू, वीडियो से लिख लेना घर, ठीक है। हाँ आज ही कर देंगे इसको। बाबू कोई लोग फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो। प्रियांशु फोटो ले लो बेटा, ग्रुप में डाल दो। क्या क्लास बेटा? मत लीजिएगा। हाँ लेंगे बेटा, आज लेंगे लेंगे लेंगे, क्लास लेंगे। पता है कैसा लग रहा है? हम तुमको बताते हैं प्राची फोटो लिए कैसा लग रहा है। जैसे शादी देखे हो, शादी में वो अंकल जी लोग भी फोटो खींचते हैं जिनके पास सिर्फ एक कैमरा बटन वाला फोन होता है, ऐसे खींचते हैं। लिख रही हो? अच्छा अच्छा, खुशी फोटो में हम आने चाहिए। आई लुक गुड टुगेदर। अब देखो, अरे कोई बात नहीं, सबका मालिक एक। हो गया, ठीक है। हाँ बाबू जाओ तुम। हम कहाँ मना करें बेटा, जहाँ जाना है तुमको चाय पानी वगैरह वगैरह कोई दिक्कत नहीं हमको। चलो जाओ, लेट हो रहा है, जाओ, ठीक है। अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से तुम वेक्टर का कोई भी सवाल लगा लोगे। बात समझ में आ रही है? अगर तुमको ये बात आ गई तो तुमको डॉट प्रोडक्ट का मतलब अगर समझ में आ गया ना तो तुम समझ। अगर तुम ये याद रखते हो कि सर दो डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर आता है, वेक्टर नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ हमको। अगर मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, जाओ तुम जाओ। अगर मान लो ये लिखा हुआ है कहीं पे, इसका आंसर वेक्टर आएगा स्केलर आएगा? कैसे स्केलर आएगा बताओ? ब्रैकेट का मतलब होता है पहले ब्रैकेट का अंदर सॉल्व करेंगे। अंदर का सॉल्व किए तो अंदर का सॉल्व करो एक नंबर आएगा। अब नंबर नहीं आएगा, पागल हो गए हो। ए डॉट बी क्या आता है? नंबर आता है ना, तो यहां पे कोई नंबर आएगा, है ना। अब नंबर का डॉट थोड़े होता है, तो ये तो वेक्टर ही हो गया ना। बात समझ में आ रही है? डॉट देख के कंफ्यूज या नहीं जाना है। ये बात समझ आई? फिर से बताएं। ए और बी वेक्टर थे, दोनों का डॉट किए, कोई ना कोई स्केलर मतलब सब नंबर ही आएगा, कोई नंबर आया। अब यहां पे इस डॉट से कंफ्यूज नहीं होना, ये सवाल तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे सवाल अगर एमसीक्यू में आएंगे तो आप लूल हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। दिस इज नॉट अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर, है ना। इट इज बेसिकली वेक्टर सी मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी। बात समझ में आ रही है? ये वेक्टर सी ही है, बस उसका मैग्नीट्यूड एम्पलीफाई हो गया कितना गुना? ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के गुना। बात समझ में आ रही है? चलो ये बताओ क्या बेटा? बेटा ब्रैकेट हटा नहीं सकते ना। ब्रैकेट हटाने का मतलब क्या है? सर पहले ए का बी से डॉट करें, बी सी से डॉट करें, तो ब्रैकेट हटेगा तो इनटू आ जाएगा ना बेटा, क्योंकि तुमको पता है ना कि सर नंबर का डॉट थोड़े होता है। डॉट है मतलब सर डायरेक्शन का, डायरेक्शन से आप बात कर रहे हो ना। चलो एक और बात बताओ, चलो ये बताओ, अगर वो समझ में आता तो ये बताओ। बोलो। वेक्टर आएगा, स्केलर आएगा, और कोई? वेक्टर वाले जरा हाथ उठाओ, पीछे देखो। स्केलर वाले हाथ उठाओ, फिर भी कोई बात नहीं, वी विल लुक इनटू इट। अच्छा देखो, इन दोनों को सॉल्व करोगे कोई वेक्टर आएगा। चलो मान लो वेक्टर आर डॉट, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो नंबर आएगा, है ना। इसको ध्यान देना। बात समझ आ रही है? ये बहुत लफड़ा है। जो दिखता है ना वो वैसा हो नहीं इसमें, हालांकि हमको जो दिखता है वैसा ही है। तुम भी जब कई सारे सवाल लगा लोगे तुम देख के समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। झटके में कभी कंफ्यूजन वो अलग बात है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बात समझ कि सर दिस इज जस्ट अ नंबर। जहां तुमको दो वेक्टर के बीच में डॉट दिख जाए तुम क्या बोलोगे? इट इज जस्ट अ नंबर, स्केलर। इट वॉन्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड बट इट विल चेंज, क्या बोलती है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, सॉरी,
इट विल नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बट इट विल चेंज द मैग्नीट्यूड। बात समझ आ रही है कि स्केलर जो होता है वो तो तुम सबसे पहले ही पढ़े हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। बात समझ में आ रही है? चलो एक और आंसर दो। हम जब वेक्टर पढ़ रहे थे ना, हम 11th में थे उस टाइम पे, तो हमको वेक्टर पढ़ने में हम सबसे लेट असल में अपने मतलब जैसे कि हम बहुत कुछ पहले पढ़े, सबसे लेट हम वेक्टर ही पढ़े हैं, क्योंकि हमको वेक्टर समझ में नहीं आता था 9th में। बहुत टाइम लग गया वेक्टर समझने में हमको। बेटा हम अलग प्रकार से पैदा हुए हैं, तो वेक्टर बहुत लेट में समझ में आया था। जैसे मैकेनिक्स समझ में आया करता था, इसीलिए जब भैया हमको वो रिलेटिव मोशन पढ़ाते थे ना, तो हमको समझ में नहीं आता था। वेक्टोरियल फॉर्मेट जो होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का, वो थोड़ा सा अलग होता है, तो वो हमको वेक्टर फॉर्म में समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमको वेक्टर नहीं आता था। फिर वेक्टर में एक बुक से पढ़े, पतली सी किताब थी, उसका नाम बोल के, बहुत शानदार किताब थी, पूरा वेक्टर जितना वेक्टर है पढ़ डाले, तो मजा आता है वेक्टर सॉल्व करने में। चलो ये बताओ, नाम नहीं याद है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम ऐसा लोनी लगाए थे, हमको ये याद है, बाकी उसके लिए नहीं याद है हमको। इसका आंसर बताओ। हर जगह जब क्रॉस दिखे तो वेक्टर वेक्टर, इन दोनों का आंसर वेक्टर, इन दोनों का आंसर वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर। बात समझ में आ रही है? आप भले वेक्टर रहिए, बाहर तो आप हमसे मिलेंगे ही। हाँ, घर में शेर, बाहर जो भी, वो तुम लोग जो हो समझ लो, अंदर शेर है, बाहर आइए डॉट मिलेंगे आपको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बस ये 2-3 थोड़ा सा MCQ टाइप की चीज थी जो हम करा दिए। बेटा शेर से 2 शेर होता है, ठीक है। अच्छा बाबू, ये रिजल्ट तुमको कभी कभी कुछ कुछ किताबों में ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, हम लिख दे रहे हैं। ये रिजल्ट ऐसे मिलेगा तुमको, AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। ये बात समझ में आ रही है क्यों ऐसे लिखा जाता है? हाँ, क्योंकि A1 क्या था सर? X एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड। B1 क्या था? X एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड, ठीक है। A2 और B2 क्या था? Y और Y वाला। और A3 B3 क्या था? Z वाला। तो ये बात ध्यान रखना, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सर दिस इज जस्ट सिंबल, सवाल में तुमको सिंबल नहीं नंबर मिलेंगे, डिजिट्स, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए, तुम A1 B1 लिखो, तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे वाले कॉपी में, तुम्हारे दिमाग में A1 B1 A2 B2 क्या है। बात समझ में आ रही है? हो गया, मिटा रहे ना इसको, अब तो इसको मिटा रहे हैं। हम भूल गए कि नोट नहीं करना था, जब YouTube अलाउ कर दे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, 20, 21 और 22 तारीख को कोचिंग बंद रहेगी बाबू, मई में, ठीक है। 20, 21, 22 को कोचिंग बंद रहेगी, मतलब हम नहीं आएंगे। नहीं पागल, रिजल्ट आ जाएगा 5 से 10 के बीच में, रिजल्ट आ जाएगा। तुम लोग लोड मत लो। हल्ला क्यों करते हो यार तुम? चैन नहीं है। देखो बेचारा कितने शांति से आता है, क्लास चला जाता है, उसको कुछ तो सीखो उससे।
वो शांति से क्लास में जाता है, तुम लोग क्लास में बैठने के बाद भी हल्ला करते हो। बताओ, छोटा छोटा सवाल कर लिया जाए। छोटा छोटा सवाल करने से पहले एक बार वेक्टर शुरुआत से हल्का सा रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है, जो सवाल में जरूरत पड़ेगा तुमको। सबसे पहली बात कि वेक्टर जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। वेक्टर को लिखने के दो मतलब है तो कई सारे तरीके, लेकिन दो मोस्ट कॉमन है। एक बोल्ड में लिखते हैं जो डार्क वाला, अगर मान लो देयर इज सम वेक्टर ए, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखो कोई वेक्टर, मान लो अगर ए लिखा हो वेक्टर ए, तो उसको एरो के साथ ऐसे लिखोगे वेक्टर ए, बात समझ में आ रही है? या फिर तुम उसको ऐसे लिख सकते हो डार्क में, चुपचाप बैठी रहो, नहीं ज़्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए, बात समझ में आ रही है? एक डार्क में लिख सकते हैं ऐसे, ये तरीका होता है। और कहीं कहीं पे हम तुमको पता है वेक्टर ऐसे भी लिखा होता है, सिंगल एरो इधर का या फिर इधर का। ये हर जगह पे मतलब नहीं तुमको मिलेगा, ज़्यादा जगह यही मिलेगा। कुछ कुछ किताबें हैं जिनमें तुमको ये भी मिलेगा डार्क वाला, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी होगी, ठीक है, जब तुम वेक्टर पढ़ोगे तो ये डार्क वाला तुमको मिलेगा। उसके बाद वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये है तुम्हारा वेक्टर, और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दिखाने के लिए कैसे दिखाते हैं, ऐसे मॉड में, क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। या फिर इसको सिंपल ए लिख देते हैं, देखो यहाँ पे कहीं भी सिंपल ए नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल ए कहीं लिखा है, इसका मतलब कि वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। और उसके बाद आता है डायरेक्शन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग एज वेल। वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में है उसको बताएगा ए कैप। ए कैप का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इन तीनों को अगर कंबाइन करके हम लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर वेक्टर ए बराबर क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर ए डॉट ए कैप, है ना? सही बात है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड को तुम सिंपल ऐसे लिख सकते हो। तो ये बात तुमको ध्यान रखनी है, ठीक। ये तो था वेक्टर का इंट्रोडक्शन। अगर मान लो कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है, बात को ध्यान से सुनना, ये चीज भूल चुकी होगी। अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k, बात समझ में आ रही है? तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो पहले मैग्नीट्यूड देखो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, किसी को याद है फॉर्मूला? बोलो। वेरी गुड। अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अगर कोई वेक्टर वेक्टोरियल फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट करोगे तुम किसका, एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करोगे, वाई एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करोगे, और जेड के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करके तीनों को जोड़ दोगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, वो तुम्हारा। अच्छा, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग क्यों बोले? यहाँ तो आई जे के लिखा हुआ है, क्योंकि सर जो आई होता है वो डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस बताता है, जे और के जो होते हैं वो वाई और जेड के अलोंग डायरेक्शन बताते हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब तुमको एक बात पता है, क्या पता है कि सर अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखना हो, यूनिट वेक्टर, ये जो तुम लिखे हो ये डायरेक्शन, इसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना, बोलते हैं। ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए है ना ये। अगर तुमको ये लिखना है तो इस फॉर्मूले से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनता है सर, वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए, या फिर सिंपल ए लिख दे, ये बनता है। तो अगर तुमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तुम क्या लिखोगे सर, वेक्टर ए को डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, ये चाहे तुम इसको ए लिखो चाहे सिंपल ए लिखो, बात तो एक ही है, मॉड में ए या सिंपल है। तो तुम क्या बोलोगे सर, वेक्टर ए को डिवाइड करिए उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर ए कितना है, यही है ना। इसका यूज आएगा, इस पे सवाल आता है, ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देख लो। वेक्टर ए लिखिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। मैग्नीट्यूड क्या है, यही है ना मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ऐसे? जिसको समझ में नहीं आ रहा है बोलो। क्या बेटे, अभी समझाते हैं हम तुमको, कक्षा 10 याद आएगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ, तुम क्या बोल रहे हो सुजल?
अच्छा, अगर कहीं पे ये लिखा होता है तो बी का दोनों में गुणा करते हो? अरे मल्टीप्लाई मतलब ऊपर में न्यूमरेटर में गुणा करते हैं। ये बात समझ आ रही है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुमसे बोलेगा ये तुम क्या निकाले हो, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये तुम फाइंड किए हो यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए जो कि क्या है, ए कैप। ये फॉर्मूला तुम्हारे भेजे में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो तुमको पता होना चाहिए निकालते कैसे हैं। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हम तुमको फॉर्मूला नहीं रटवाना चाहते, हम तुमको कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं कि सर कोई वेक्टर अगर गिवन है उसके यूनिट वेक्टर को कैसे निकालेंगे। यूनिट वेक्टर तुम बोल रहे हो तो वो एक वेक्टर ही हुआ जिसमें आई जे के आना चाहिए। देखो आई जे के दिख रहा है, उसके बगल में कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये नंबर है, ये भी तो पूरा नंबर ही है, ये नंबर ए भी नंबर है, ये नंबर ए भी नंबर है। अच्छा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या सर? किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं सर कि पी एक्स अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस पी वाई अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड जे कैप प्लस पी जेड अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये लिख सकते हैं। और एक काम करो, सबको ना पी के फॉर्म में लिखो, रुको, नहीं तो ऐसा ना कंफ्यूजन हो जाएगा, सब ए में ही रहेगा, दिक्कत हो जाएगा। एक सेकंड देना हमको। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी, तुम उसको पी लिखोगे, पी कैप। तो सर पी कैप की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी सर? पी का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन में पी का मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस पी का मैग्नीट्यूड वाई के डायरेक्शन में अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ पी जे कैप प्लस पी का अलोंग जेड अपॉन में पी इंटू। ये बात समझ में आ रही है? ये वही चीज है ना जो ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर बस हम सबको अलग अलग स्प्लिट करके लिखे हुए हैं, यहाँ पे कंबाइन करके लिखे हुए हैं। अब तुमको पता होना चाहिए कि सर पी का एक्स के अलोंग मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये क्या होगा जो सर वेक्टर में आई के बगल में लिखा होगा। पी वाई वाला क्या होगा जो वेक्टर में जे के बगल में लिखा होगा। पी जेड की वैल्यू क्या होगी जो वेक्टर में के बगल में लिखी होगी। पी की वैल्यू क्या होगी सर? पी का मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? ये चीज तुम तब भी किए थे जब तुम डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे थे। बात समझ में आ रही है? नोट करना है, नोट कर लो, हम सवाल बोलेंगे इसके बाद, और सवाल इसी पे बेस्ड रहेगा। ऐसे नोट मत करो, टाइम लग जाएगा। सामने लिखा हुआ है ना, अब मैं इसको मिटा नहीं रहा, हम सीधे सवाल बोल रहे हैं। प्राची इसका कैप दो, उठाइए ना, क्वेश्चन लिखो। अ वेक्टर इज गिवन बाय, बाबू लेट नहीं हो रहा किसी को? अभी कहां से लेट हो रहा है, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, 7:12 हो रहा है अभी। लिखो अ वेक्टर इज गिवन बाय, अ वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए कैसे लिखोगे? ए के ऊपर तीर है ना। वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। 3 4 5 है, i j k के साथ में कैप लगाना नहीं भूलेंगे आप। अगर आप कैप नहीं लगाते हैं इसका मतलब सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर हो गया। कैप लगाने का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। ठीक है, फुल स्टॉप लगाओ। लिखो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, पहला है मैग्नीट्यूड निकालना है, कॉमा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसका निकालना है? ए का। बात समझ आ गई? तो इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए। यूनिट वेक्टर अलोंग ए इसी को बोलते हैं। तुम पहले क्या लिखे? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो गया पहला। दूसरा क्या लिखे? यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। सिर्फ ए मत लिखना, वेक्टर ए लिख देना। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए एंड एंगल्स मेड बाय, एंगल्स, ये सवाल तुमको तुम्हारा इतिहास याद दिलाएगा। एंगल्स मेड बाय वेक्टर ए, एंगल्स मेड बाय वेक्टर ए विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। तीनों चीजें फाइंड करिए। तुम बाबू यूनिट वेक्टर को सिर्फ यहां भी छोड़ सकते हो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। सुन लो, सुन लिया करो गधों, तुम्हारे काम की बात बताते हैं हम। तुम यूनिट वेक्टर को सिर्फ यहां छोड़ सकते हो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहां भी छोड़ दोगे तो वो भी आंसर मान लिया जाएगा। हमको नहीं पता बेटा क्या बताना, हम सवाल बोल दिए।
क्या बता रहे हो? मैग्नीट्यूड है 12। आगे लगाओ, मुंह क्या ताक रहे हो, आगे लगाओ। हम सोच रहे थे ना, हम सोच नहीं रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि कैसे कर लेते हो तुम लोग, मतलब तो क्या अंडर रूट में 50 आएगा? अच्छा, अंडर रूट 50 और उसका अंडर रूट निकालोगे 12, मतलब 12 का स्क्वायर 50 है। क्या बात है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर तो 50 आ रहा है अंडर रूट में, और अगर स्क्वायर हटा देंगे अंडर रूट का तो 12 आ जाएगा। हाँ, रास्ते पे सही हो तुम, एकदम सही रास्ते पे हो। आंसर आ रहा है। आप लगाइए शुक्ला जी, आपका तुक्का एकदम सही लगता है। तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुक्का लाके सही आंसर बता देते हो भाई, बताओ। हम लगाएं? इजी है सवाल यार, क्या बोले कुछ? ओह माय गॉड, लेकिन एंगल विंगल नहीं आ रहा है। बोलो, एंगल नहीं आ रहा। डायरेक्शन कोसाइन पढ़े हम लोग, किस दिन के लिए पढ़े हैं? एंगल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला ऐसा याद करो, तीनों एक्सिस एंगल निकालना है, अल्फा बीटा गामा मान लो, यही मानते हैं ना तीनों एक्स, तो अल्फा बीटा गामा किस फॉर्मूला होता है, यूज करो उसको। वेक्टर देख रहे हैं, हमको वेक्टर का 2 क्लास ऑनलाइन अलग से लेना पड़ेगा, इसमें डायरेक्शन कोसाइन वगैरह पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। आंसर बोलो। अच्छा, वेक्टर है 5/2, तो हाँ आगे। नहीं, अल्फा बीटा गामा बताओ, कॉस इनवर्स करके। कॉस इनवर्स 3/5√2, और पहले कॉस इनवर्स बोला जाता है यार। अच्छा ठीक है, अरे इतना मराओगे ना, हैं क्या? बेस की जगह क्या रखें? वाह वाह, हम बताएंगे, हम बताएंगे ये क्या होता है। चलो हम लगा रहे बाबू। चलो देखो, मान लो कोई वेक्टर P दे रखा है, तुम्हारे में A दे रखा है, चलो A मान लेते हैं हम, 3i + 4j + 5k, यही वेक्टर था ना। इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ A हो जाएगा, अंडर रूट लगाते हैं, अंडर रूट में ये जो 3 लिखा हुआ है ना, सुनो हमारी बात, यही px होता है, और ये 4py होता है, और ये 5pz होता है ना। तो तुम क्या लिखोगे सर, px का स्क्वायर करिए प्लस py का स्क्वायर करिए प्लस pz का स्क्वायर करिए, अंडर रूट। px का मतलब 3 का स्क्वायर करिए, py का मतलब 4 का स्क्वायर करिए, pz का मतलब 5 का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 हजार 25, 16 9 25 और 25 50 आ गया। इसका आंसर 5√2 आ गया, क्योंकि स्क्वायर करोगे 25√2। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, तो ये तुम्हारा पहला आंसर निकला ना। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना आया? 5√2। दिस इज योर आंसर नंबर 1। अब तुमको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो सर अगर मैग्नीट्यूड आ गया, और आपको वेक्टर गिवन है सवाल में, तो यूनिट वेक्टर आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। मतलब डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है बाबू? 3i + 4j + 5k। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है? 5√2। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। ये दूसरा आंसर आ गया। ये तुम्हारा एक आंसर नंबर 1 था, और ये वाला तुम्हारा आंसर नंबर 2 आ गया। इसके बाद तुमको निकालना है कि ये जो वेक्टर A है, ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस x y z के साथ में कितना कितना एंगल बना रहा है। तो तुम बोलोगे सर लेट जाइए, लेट एंगल्स मेड बाय वेक्टर A विथ x y एंड z एक्सेस B
अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया बेटे? x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। अब अल्फा बीटा गामा जो तुम मानते हो उसका कोई फॉर्मूला जिंदगी में याद होना चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन तुम इसीलिए पढ़े हो कि सर cos अल्फा बराबर होता है px अपॉन में p, यही होता है। cos अल्फा क्या होता है सर? एंगल मेड बाय x, एंगल मेड विथ x एक्सिस का cos ले लीजिए, उस वेक्टर के x मैग्नीट्यूड को डिवाइड करिए उस वेक्टर के टोटल मैग्नीट्यूड से। x वाला मैग्नीट्यूड 3 है और टोटल मैग्नीट्यूड 5√2 है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया सर? cos अल्फा बराबर 3/5√2। हम तुमसे बोले हैं कि एंगल निकालना होता है तो cos को नीचे करके उधर उधर करके इनवर्स लगा देते हैं बेसिकली, है ना। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम पढ़ोगे, हम तुमसे ये भी बोले थे। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? cos इनवर्स, इस पारा का इनवर्स बन जाता है और क्या बचेगा? 3/5√2। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब होता है कि सर 3/2 cos का कितना डिग्री है, तो डिग्री में आंसर आएगा इसका। बात समझ में आ रही है? cos कितने डिग्री का मान 3/2 होता है, ठीक है। उसी तरीके से तुम यहां लिख दो यूजिंग डायरेक्शन कोसाइंस, लिख दो कि ध्यान रहेगा, यूजिंग डायरेक्शंस कोसाइंस, इसका यूज करके तुम ये चीज लिखे हो। उसके बाद cos बीटा लिखोगे, इसकी वैल्यू पी वाई हो जाएगी अपॉन में पी, और सिमिलरली cos गामा लिखोगे, इसकी वैल्यू पी जेड बाई पी। ये याद आ रहा है? ठीक है। पी वाई कितना? 4 है ना, और 5√2। तो यहां से सीधे तुम बीटा की वैल्यू लिख दो, बीटा बराबर cos इनवर्स 4/5√2। इतना क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा अगला आंसर एंगल का। और इसका भी लिखो, पी जेड की वैल्यू कितनी है? 5/5√2। तो इसको तुम जब लिखोगे तो ये हो जाएगा गामा बराबर cos इनवर्स 5/5√2। अब मेरी बात सुनो, 5 से 5 कटेगा ना, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1/√2। अब सुनो, cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2? cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2? 45 डिग्री। 40 कितने डिग्री? 45। तो गामा आ गया क्या? गामा कितना आ गया? बात समझ में आ रही है? इनवर्स कैसे एंगल में बदलता है समझ में आ रहा है? बस ऐसे डायरेक्ट एंगल लिख देते हैं वहां पे। अब ये तो तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? नोट तुम वीडियो से कर लेना। एक एनालिसिस तुमको हम करवाते हैं। कभी कभी हम लोग को लगता है, एक बात बताओ, अगर मान लो एक 2D वेक्टर है, एक 2D वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन में बना हुआ है, और वो अगर एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है, अगर वो एक्स एक्सिस से 45 बना रहा है तो वाई से कितना बनेगा? 45। लेकिन यहां 3D में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि सर अगर देयर इज सम वेक्टर जो कि सर जेड एक्सिस से 45 बना रहा है, जो कि जेड एक्सिस से कितना बना रहा है? 45। तो क्या वो वाई और एक्स से 45 बना रहा है? नहीं। वैल्यू अलग लगाएगी ना इसकी? बोलो क्या? जेड एक्सिस किसके रिस्पेक्ट में बना रहा है 45? अरे गधे, ये वेक्टर जेड से बना रहा है 45। वो नहीं, वेक्टर जेड पे तो बना रहा है 45 ना, वाई के अराउंड एक्स के अराउंड। सिर्फ एक लाइन पे कैसे बनेगा? रे पागल, ये जेड एक्सिस मान लो, 45 डिग्री मान लो, कहाँ एक लाइन है पगले? एक वेक्टर हो गया, एक जेड एक्सिस हो गया, दो के बीच में बनाना एंगल। तो उस तरीके से ये जेड एक्सिस हो गया और यहां पे वेक्टर खींच दिए, तो एंगल नाप लो। तो मेरी बात समझो, हम ये कह रहे थे कि अगर कोई वेक्टर x या y या z तीनों में से किसी भी एक पर 45 डिग्री बना रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि सर तीनों पे 45 बनेगा। ये दो के केस में होता है। क्या होता है कि सर क्योंकि दोनों में 90 होता है, इसलिए 45 हो जाता है। लेकिन जब तुम एक वेक्टर खींचे, ये 45 बना रहा है, तो देखो अगर यहां 45 बनाया मतलब cos इनवर्स 1/√2 आया। अगर बाकी दोनों के साथ भी 45 बनाता तो इन दोनों में भी cos इनवर्स 1/√2 आता, लेकिन नहीं आया। समझ में आ रही है? ये बात तुम ध्यान रखोगे, ठीक है। कभी अगर तुमसे कोई पूछे कि चलो बताओ एक वेक्टर है जो x एक्सिस के साथ में 45 बना रहा है, तो y z के साथ में सर x के साथ बनाता है 45, तो 2D में y के साथ 45 बनाता है, y z के साथ ही 45 बनेगा। दो पड़ा मार भगा देगा तुमको। इस बात को अपने ध्यान में रखना। 3D में चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। हाँ 2D में तो 45 हो गया ना, 4 और बोल दिया। 3D में चीजें बदल जाएंगी। अभी तुम 3D पढ़ोगे, ठीक है, इसके बाद ही पढ़ोगे 3D। इसके बाद हम पूरा प्रॉपर मैथ शुरू करेंगे ना। बस इतना ही है। बात समझ आ रही है?
समय 24 हो गए, घर भाग जाओ। चलो घर भाग जाओ। क्या इतना ही है? अभी इतना ही बढ़ो, बाकी कल देखेंगे। अरे थोड़ा घर भी चला जाया करो। तो कल से घर वाले पे देखा कर देंगे क्या होगा। प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट होता है, समझते हो ना? हाँ ठीक। कहाँ है वेक्टर? स्पेस में है कि प्लेन में है? प्लेन में तो 45 डिग्री बन जाएगा। अगर वेक्टर स्पेस में उठ गया अब तो एंगल बदल जाएगा ना। इस प्लेन में है तो अगर मान लो ये प्लेन में यहाँ जा रहा था तो 45 डिग्री हो गया ना, लेकिन अगर वेक्टर यहाँ जाके ऐसे आ गया प्लेन में, तब तो एंगल वहाँ से वहाँ मेजर करोगी, इसका वहाँ मेजर करोगी, यहाँ मेजर करोगी ना, स्पेस में एंगल बदल जाएगा ना।